निकालने के लिए जमाना लगेगा। That gives us hope, right? And at the moment with us from the Maharashtra Navnirman Sena we have Mr. Yogesh Khere साहब। योगेश खैरे साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। कैसे हैं योगेश जय खैरे महाराष्ट्र। साहब? योगेश खैरे साहब ये बताएं, ये कहा गया है कि राज ठाकरे साहब मोदी जी का समर्थन इसलिए कर रहे हैं जब तक कि वो महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम करेंगे, महाराष्ट्र के लिए के वेलफेयर के लिए जो भी कोई काम करेगा राज ठाकरे जी उसके साथ खड़े हैं। अब आप ये बताएं सर, आपके बाकी जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे जिसके बारे में आपने भी आकर के यहाँ पे बात करी है, जैसे सड़कों पे गड्ढे, जैसे हाईवेज अभी कंप्लीट नहीं हुए, जैसे टोल फ्री महाराष्ट्र की बात हुई, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब आंदोलन आपके जारी रहेंगे चुनाव के बाद भी, या फिर अब कोई रणनीति और अपनाई जाएगी? योगेश खैरे साहब, एक बात तो है कि जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की गुड़ी पड़वा की रैली हुई थी जी, तो उस दिन राज ठाकरे साहब ने मोदी जी के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सपोर्ट महायुति को दिया था जी, और उसके कारण भी उन्होंने बताए थे कि जो विकास की जो प्रक्रिया चल रही है, जो युवाओं के रोजगार का विषय है, ऐसे बहुत से विषयों के लिए हमने मोदी जी के लिए सपोर्ट किया है। तो एक बात है कि आपने देखा होगा कि जब जब 370 कलम जब रद्द किया था तो उसका सपोर्ट राज ठाकरे साहब ने किया था। जब राम मंदिर का विषय आया था तब राज ठाकरे साहब ने सपोर्ट किया था। लेकिन जब नोटबंदी की बात विषय आया था तब राज ठाकरे साहब ने उसकी आलोचना भी की थी। तो एक बात जो है, जब जब अच्छे काम होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, तब भी राज ठाकरे साहब ने उनकी सराहना की है। और जब जो बातें गलत हुई, जो देश के हित में नहीं थी, जो राज्य के हित में नहीं थी, तब राज ठाकरे साहब ने उसकी आलोचना की थी। और अब हम जब भी अभी मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, महायुति का सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी जब जब जरूरत पड़ेगी लोगों के लिए, राज्य के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मराठी मानुष के लिए, जब जब आवश्यकता होगी तब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सड़क पर उतरेगी, आंदोलन करेगी। और ये तो हमारा राइट है और हम उसको निभाएंगे। योगेश खैरे जी, जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली वही है। आर्टिकल 370 है, राम जन्मभूमि है, पुनर्निर्माण है, CAA है। राज साहब ठाकरे जी ने कहा ये मोदी जी ने किया और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं उनको सपोर्ट करता हूं ऐसे अच्छे अच्छे कामों के लिए। मगर ये तीनों चीज, राम मंदिर है, आर्टिकल 370, बाला साहब ठाकरे जी का बहुत अजीम, बहुत इंपॉर्टेंट होना, मतलब एक ही मेरा सपना है कि दोनों चीज होना चाहिए। तभी राज साहब वहीं पर थे बाला साहब ठाकरे जी के साथ। तो आगे जाके जो एकनाथ शिंदे जी बार बार कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया। तो क्या बार बार श्रीकांत अपने एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं कि विचारों से दूर भाग गया उद्धव ठाकरे जी? राज साहब ने सब देखा, बहुत करीब से देखा, बाला साहब को देखा, उनका विचारों को देखा। तो क्या उद्धव ठाकरे जी आज विचारों से बहुत दूर हो गए बाला साहब ठाकरे जी के? अभी आप देखिए कि जिस तरह की राजनीति स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने की थी, उन्होंने अपनी पूरे जीवन में जो कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस के विचार है, उसकी आलोचना की, उसका जीवन भर विरोध किया। और उनके जो खुद को जो बताते उद्धव जी ठाकरे, तो उन्होंने इस विचारधारा के विपरीत जाके काम किया है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के विरुद्ध काम किया है। उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास जाकर उनके साथ सरकार बनाई, मुख्यमंत्री पद लिया। लेकिन जो बाला साहब ठाकरे विचार थे उसको उन्होंने
उसको उन्होंने साइडलाइन कर दिया। तो जिस विषय के लिए बाला साहब ठाकरे ने जीवन भर संघर्ष किया, तो उसके तो विपरीत उद्धव जी उनकी पूरी बात चल रही है अभी। जी योगेश खैरे साहब, राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो राज साहब ठाकरे जी भी मानते हैं। इसको हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जयशंकर जी ने एक इंपॉर्टेंट इशू, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, बोले हमारा सीमा और सेना सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए मोदी जी ने जो पहल उठाया, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये एक उत्तम उदाहरण है कि कैसे नेता को रिएक्ट करना चाहिए टेरर के साथ। तो मोदी जी ने ये किया। 26/11 में कांग्रेस ने यह दिखा दिया कि ये जो रिटेलिएशन है वो हम नहीं करेंगे, सॉफ्ट ऑन टेरर। तो क्या ये एक रोल बहुत अहम है, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद, कैसे देखते हो योगेश खैरे साहब? तो इसी वजह से तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मोदी जी का सपोर्ट किया है, क्योंकि आप देखिए एक तरफ मोदी जी की लीडरशिप है, 10 साल का उनका जो जो उन्होंने देश का जो किया है कारोबार, उसका देश के सामने है। और दूसरे बाजू जो इंडिया अलायंस है, उनके खुद में बहुत से मतभेद दिख रहे हैं। उनका कोई जो लीडर जो चाहिए देश के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए, वो वैसा लीडर उनके पास दिख नहीं रहा है। तो ये देश की सुरक्षा का विषय है, देश की प्रतिमा का विषय है, देश का विकास का विषय है। तो इन विषय जो है, जो मोदी जी आगे ले जा रहे हैं, तो 10 साल से देश के लोगों ने उनको चांस दिया है। वो देश का प्रधानमंत्री के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो सब काम उनके चल रहे हैं, तो ये बात तो उसी वजह से तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उनका सपोर्ट किया है। लेकिन जहां तक कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का खुद का प्रश्न है, राज साहब ने, राज ठाकरे जी ने ये भी आह्वान किया था शिवाजी पार्क में गुड़ी पड़वा वाले दिन कि अभी के लिए लोकसभा के लिए हम लोग एनडीए का सपोर्ट करेंगे, यानी मोदी जी का समर्थन करेंगे, लेकिन असेंबली के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए विधानसभा के लिए। तो विधानसभा की जो तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव के लिए, वो किस तरीके से चल रही हैं, या फिर आप तैयारी शुरू करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद? योगेश खैरे साहब, एक बात देखिए कि हमने जो सपोर्ट किया है उनका जी, तो वो देश का विकास, युवाओं का रोजगार, वो सब तो विषय है। उसके बावजूद जो बाद और भी जो विषय है, महाराष्ट्र के लिए जो विषय है, मराठी भाषा को अभिजात जो दर्जा चाहिए वो मिलना चाहिए। जो महाराष्ट्र में जो फोर्ट्स है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो बनाए फोर्ट्स है, उनका संवर्धन होना चाहिए। तो ये भी जो ये जो विषय है उनका भी हमारे एजेंडा पे है। तो हमारा सपोर्ट जो है वो इन बातों के लिए भी है, और इन बातों के लिए केंद्र सरकार का पॉजिटिव अप्रोच आना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जिस तरह से अभी नरेंद्र मोदी जी के लिए राज ठाकरे साहब ने सपोर्ट किया है, तो ये तो बात सिर्फ लोकसभा के लिए है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो बातें आगे आएंगी, अगर एनडीए के साथ रहकर उनके साथ चुनाव लड़ना है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खुद के दम पर चुनाव लड़ना है, इसका निर्णय तो खुद राज ठाकरे साहब लेंगे। उस टाइम पे जो सिचुएशन रहेगी, जो आगे आने वाले जो बातें रहेंगी, उस तरीके से राज ठाकरे साहब निर्णय लेंगे। लेकिन हमारी तैयारी जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद होगी, और हम अपने खुद के दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। जबरदस्त। लेकिन योगेश खैरे साहब, एक मेरा खुद का व्यक्तिगत सवाल है। मैं मानता हूं कि मतलब वैसे ज्यादा डिबेट में कोई पर्सनल सवाल पूछता नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल सवाल है। मुझे अभी तक याद है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बनने के पहले भी राज ठाकरे जी और मेरी ये बात हो चुकी है, जब वो शिवसेना में ही थे, कि आखिरकार ये क्या बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित जितने भी किले हैं महाराष्ट्र में,
उनका एक तरीके से सुधारीकरण, उनका रिपेयर, रेस्टोरेशन क्यों नहीं हो रहा है? और एक छत्रपति टूर की बात हो रही थी कि हर जगह पर, मतलब द एंटायर हिस्ट्री विद रिगार्ड टू ऑल शिवाजी फोर्ट्स शुड बी देयर फॉर द वर्ल्ड टू सी। हर जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज का मतलब म्यूजियम होना चाहिए, रिसर्च सेंटर होना चाहिए, अलग अलग जगह पर उनके लिए स्टडी सेंटर्स होने चाहिए। तो आखिरकार ये क्या बात है कि अभी तक हुआ नहीं है योगेश खैरे साहब? मुझे तो लगता है कि ये फौरन केंद्र सरकार को इसके लिए एकदम ग्रांट दे देनी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है ये? आपको क्या लग रहा है? आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी पिछले कुछ साल पहले जी प्रस्ताव आया था कि अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू बनेगा जी, और वो अभी तो स्टैचू की कोई बात दिख ही नहीं रही है, नहीं दिख रही। तो उस टाइम से राज ठाकरे साहब बोल रहे थे कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो फोर्ट्स है, जो गढ़ किले है, वो उनके असली स्मारक है। क्योंकि जो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का पराक्रम था, वो सब उनका जो इतिहास है, वो जो गढ़ किले, जो फोर्ट्स है, उससे लगा हुआ जो वो पूरा हिस्ट्री है। तो अगर अगले आने वाली पीढ़ी को छत्रपति शिवाजी महाराज समझाने होंगे, उनका इतिहास बताना होगा, उनका पराक्रम बताना होगा, तो वो जो गढ़ किले है उनका रिस्टोरेशन होना चाहिए, उनका रिपेयर होना चाहिए, और उसके लिए जो फंड चाहिए वो अवेलेबल, जो भी सरकार आई वो अवेलेबल, जो जिस टाइप से होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, और जितना होना चाहिए वो हुआ नहीं। ये बात तो सत्य है, वो सबके सामने है। और इसीलिए राज ठाकरे साहब ने कहा था कि वो जो अरबी समुद्र में स्मारक बनाने की बात है, वो टेक्निकली भी करेक्ट नहीं है, और जिसका फंड उस स्मारक को लगने वाला था, उस फंड से जो गढ़ किले और फोर्ट से छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं, और वो पुनर्निर्माण उनका हो सकता है, और अगली आने वाली पीढ़ी को हम वो दिखा सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने देश के लिए, राज्य के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो किया था वो ये है। और इसीलिए तो हम उसकी बात तो हम जब भी वो बात रखते हैं, उसको आगे लेने जाने की कोशिश करते हैं ना। दुरुस्त बात। पूरे महाराष्ट्र में एक प्रकार से हीट वेव चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में। राज साहब ठाकरे जी ने पहले कहा कि फरवरी के बाद ये पानी का संकट आने वाले, मगर आज के तारीख में जो हीट वेव है पूरा एक जबरदस्त तरीके से, तो ये पहला लीडर है राज साहब ठाकरे जो महाराष्ट्र में ये आवाज उठाए कि बच्चों के बारे में सोचिए, स्कूल्स को बच्चों के बारे में, उसको भले कोड ऑफ कंडक्ट है, ये चीज को आपको ध्यान करना पड़ेगा, छुट्टी है। तो ये पूरे महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? आपको क्या लग रहा है कि क्या, और सरकार जो राज साहब ठाकरे जी ने कहा कि सरकार को एडवाइस दिया कि आपको भी देना, और मन सैनिक को भी कहा कि सब सैनिकों को भी कहा कि आपको भी अपने अपने क्षेत्र में इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, इसमें क्या राज साहब का क्या एडवाइस है? एक जो आपने बात जो कही कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा जिस तरह का माहौल आज राज्य में, देश में है, पूरा इलेक्शन का माहौल है, और मेरे जो लीडर है राज ठाकरे साहब, वो कितने सेंसिटिव और संवेदनशील है, इसका ये उदाहरण है कि इस माहौल में भी उन्होंने ये बात रखी कि जिस तरह की हीट, जिस तरह का गर्मी आज महाराष्ट्र में है, तो लोगों की पानी की जो समस्या आगे आने वाली है, लोगों की तो है, लेकिन जो पशु पक्षी है, जो जानवर है, उनको जो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसकी भी तैयारी महाराष्ट्र सैनिक करे, और महाराष्ट्र में वो तैयारी पूरी तरीके से करे। जिस जगह पर जरूरत है, उस जगह पर जाकर महाराष्ट्र सैनिक काम करे, उधर के लोगों को पानी की जो जरूरत है उसके लिए क्या कर सकते हैं उसकी देखभाल करे, जो पशु पक्षी है, जो जानवर है, उनको मुहैया कैसे कर सकते हैं पानी, उसकी भी तैयारी महाराष्ट्र सैनिक करे। इसका आदेश उन्होंने अभी 2 दिन पहले दिया है, और महाराष्ट्र सैनिक अभी ये इलेक्शन के माहौल में तो फिर भी रहेंगे, फिर भी ये भी जरूरत जो महाराष्ट्र के सामने आगे आने वाली कठिनाइयां है, उसका सामना करने के लिए
हमारे कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे उतरेंगे और उस तरीके से भी काम करेंगे हम। योगेश खैरे साहब, जो अभी अभी आपने बात बताई, आज की तारीख में जो लेक्स हैं जो पानी सप्लाई करती हैं मुंबई को, वहां पर पानी जो है सिर्फ 33% रह गया, 32 या 33% रह गया है। तकरीबन सिर्फ 1-1.25 महीने का पानी बचा है। अगर मान लीजिए, वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है वी विल गेट एन अर्ली मानसून, हो सकता है कि मानसून जल्दी आ जाए, लेकिन मान लीजिए अगर डिले हो गई तो बहुत तकलीफ होने वाली है मुंबई में भी, नवी मुंबई में भी, ठाणे में भी। उसका सामना हम लोग कैसे करेंगे? अभी से प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके बारे में। जैसा प्रदीप जी ने कहा, अकेला नेता है राज ठाकरे, अकेले नेता हैं राज ठाकरे, जिन्होंने जो असल में इफेक्ट करती है लोगों को चीज, उसके बारे में बात की है। योगेश खैरे साहब, अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब सब जो पार्टियां हैं वो मशगूल है इलेक्शन के दौर में। जी। तो जो अभी आगे आने वाली कठिनाइयां, ये सिर्फ मुंबई का प्रश्न नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये मुंबई से भी ज्यादा जो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र है उसका प्रश्न तो बहुत गंभीर होने वाला है। जो मराठवाड़ा का रीजन है, मराठवाड़ा में तो अभी पानी नहीं है सर, पानी है ही नहीं वहां तो। करेक्ट। उधर का भी जो प्रश्न आगे आने वाले दिनों में बहुत कठिन प्रश्न होने वाला है। तो ये अभी राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस विषय में उन्होंने सीरियसली उस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर बारिश जल्दी आई तो ठीक ही है, लेकिन ऐसा मानकर तो नहीं चलना चाहिए। लेकिन जो अभी हिट की महाराष्ट्र में परिस्थिति है और जो पानी की समस्या आने वाली है, तो इलेक्शन के साथ, इन रैलियों के साथ इस प्रश्न की तरफ भी राज्य सरकार में ध्यान देना चाहिए और उसके लिए जो उपाय योजना करनी है, महाराष्ट्र सैनिकों के तौर पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी तौर पे तो ये उपाय योजना करने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन राज्य सरकार का जो दायित्व है इस कठिन परिस्थिति में कैसे उसको सामना करे, तो उसका एक्शन प्लान महाराष्ट्र सरकार ने बनाना चाहिए और जो आगे आने वाली जो तकलीफ दिख रही है उसको कैसे रिलीफ दे लोगों को, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है योगेश खैरे साहब कि अभी तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन विधानसभा में ये बहुत बड़ा विषय रहेगा, स्पेशली मराठवाड़ा में, जहां पर वाटर टेबल जो है वो 300 मीटर नीचे चला गया है सर, 270 मीटर नीचे चला गया है वाटर टेबल जो है। इस तरीके से, इस बेरहमी से पानी को वहां पर एक्सप्लॉइट किया गया है और अकेले राज ठाकरे हैं जो इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर अभी आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि इसको सॉल्व करने में 5, 6, 7, 8 साल लगेंगे, ये फौरन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसकी प्लानिंग अभी करनी होगी और अकेले राज ठाकरे इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि मराठवाड़ा के जो किसान हैं और लोग हैं इस बात को सुनेंगे? योगेश खैरे साहब, नहीं, इसमें ये जो बात है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सालों से भी ये बात रख रही है जी। राज ठाकरे साहब बार बार ये बात का जो सीरियसनेस है वो लोगों को समझा रहे हैं, जो सरकार है उनको समझा रहे हैं कि जिस तरह से मराठवाड़ा में पानी की तकलीफ है, फिर भी उधर जो शुगर केन फैक्ट्रीज है वो जो बनाई गई है और उन्होंने वो सारा पानी जो पीने का जो शुगर केन का जो क्रॉप्स है उसके लिए जो वो पानी पीने का काम किया है। और एक आशंका जताई है राज ठाकरे साहब ने कि ये मराठवाड़ा का वाळवंट जो होने जा रहा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ना, उसकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं है। और ये आप बहुत करेक्ट बात कर रहे हैं कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है मराठवाड़ा के लिए। और सबसे बड़ी तकलीफ तो ये शुगर केन क्रॉप की जो हुई है मराठवाड़ा में और उसकी वजह से जो पानी की तकलीफ हुई है, तो उसकी तरफ जो शुगर केन फैक्ट्रीज की मांग कर रहा है उसको दे दी पिछले सरकारों ने, और वो बनाई गई शुगर केन का क्रॉप जो फसल है उसकी तादाद बढ़ती गई और पानी की कम होती, और इसी वजह से सर साथ वाले खेत से भी पानी चूस लेता है सर शुगर केन क्रॉप जो होती है। करेक्ट। और उसी वजह से जो मराठवाड़ा में जो अशांतता है और जो अस्वस्थता है लोगों में,
इसका कारण भी ये बहुत बड़ा कारण है उधर का। दुरुस्त बात है। योगेश खैरे साहब, कोंकण में आप पॉलिटिकल सीन कैसे देखते हो? बिकॉज उद्धव सेना का एक मजबूत पूरा कोंकण मुंबई था, और कोंकण से आज दीपक केसरकर, उदय सामंत, नारायण राणे, गोगवले और एकनाथ शिंदे जी खुद ठाणे से, तो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जो जीत के लाते थे उद्धव सेना को, वो आज सब महायुति के साथ है। तो आप पूरे कोंकण का किस प्रकार से देखते हो? क्या एक स्ट्राइक होगा? महायुति किस प्रकार से परफॉर्म करेगा? महायुति का जो अभी जो आप जो अपने ओपिनियंस पोल आपने भी देखे होंगे, जिस तरह के ओपिनियंस पोल आ रहे हैं और मुंबई रीजन में जिस तरह का परफॉर्मेंस खास तरीके से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पार्टी का दिख रहा है, तो उनको उधर ज्यादा सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। इसका कारण है कि उन्होंने जो अपनी विचारधारा को छोड़ दिया है, और विचारधारा को छोड़ने के बाद उनके जो एमएलए है, एमपी है, उनको छोड़कर चले गए, और जो संगठन उनकी निकल गई है उसका उनको तकलीफ दिखाई दे रही है। और एक बात तो है कि देश में अभी भी नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व पे लोगों का विश्वास जारी है, और उस विश्वास के कारण पूरे देश में इस बार भी उसी तरीके से जो 2014 और 2019 में जिस तरह का मतदान देश में महाराष्ट्र में हुआ, उसी तरह से अभी भी जो मोदी जी की नेतृत्व है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ खामियां जरूर है, लेकिन उनको नजरअंदाज करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास रख के महाराष्ट्र की जनता महायुति के जो सपोर्ट में रहेंगी, उनको अच्छी तरह से मतदान होगा, वोटिंग होगा, और महायुति के ही उम्मीदवार 19 की तरह इस बार भी महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरीके से चुन के आएंगे। आगे जाके राज साहब ठाकरे जी साहब ने कहा कि देखो, मैं प्रकाश अंबेडकर नहीं हूं कि ये सीट गया, ते सीट दिया, आधा इधर लो, वो जोड़ दो, वो इधर लो, मैं ये सीट शेयरिंग में विश्वास ही नहीं करता हूं, कभी मेरे से होगा नहीं और मैं नहीं करूंगा। राज साहब ठाकरे जी ने पाक में ऐलान कर दिया था। मगर प्रकाश अंबेडकर जी आज सेपरेट खड़े हैं, और उनका प्रभाव विदर्भ के बहुत सारे सीट्स में है, मराठवाड़ा के बहुत सारे सीट्स में है, पश्चिम महाराष्ट्र के बहुत सारे सीट्स में है। करीबन 1 लाख से 3 लाख वोट उनके कैंडिडेट्स लेते हैं। और ये फिनोमिनन कैसे देखते हो आप? प्रकाश अंबेडकर जी का सेपरेट खड़ा रहना, सब जगह कैंडिडेट्स खड़ा कर रहे हैं एक्सेप्ट बारामती, किस प्रकार से स्विंग होगा इस तरफ उस तरफ, क्या देखते हो आप? मुझे तो नहीं लगता जिस तरह से 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी जो थी प्रकाश अंबेडकर साहब जी, तो उनको जिस तरह से उस 2019 में उनको सपोर्ट मिला था, जिस तरह से उन वोटिंग वंचित बहुजन आघाड़ी को हुई थी, उस टाइम पे उनके साथ एमआईएम साथ थी, ओवैसी उनके साथ थे, तो और वो पिछले उससे पहले 1-2 साल पहले आए थे, और उनकी तरफ विश्वास बड़ा था। लेकिन अभी वो जो 2019 की बात थी, वो अभी इस चुनाव में मुझे नहीं लगता दिखेगी, क्योंकि जो एमआईएम का सपोर्ट था वो भी इस इलेक्शन में नहीं है। और एक बात देखिए कि देश में आज पूरी तरह से सीधी एक फुट हुई है। एक तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के साथ रहिए या उनके अपोज में रहिए, तीसरी इधर जो शक्ति रहेगी उसको ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। योगेश खैरे साहब, पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार जी का एक बोस्ट था, प्राइड था कि मैं चुनाव के वक्त पश्चिम बारामती में जाता नहीं हूं। तो आज पॉलिटिक्स में यह सीन है कि सब लोग कहते हैं कि शरद पवार साहब बारामती में कैंप करके बैठे हैं सुप्रिया सुले जी के लिए, पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में ही पकड़ के बैठे हैं। तो क्या बीजेपी इसमें सक्सेसफुल हो गया कि पवार साहब को कन्फाइन करे, बारामती तक सीमित कर दिया? नहीं तो सुप्रिया सुले जी ने ना कर दिया, बोले नहीं ऐसा नहीं होता। और कैसे आप दोनों का झगड़ा देखते हो, अजित पवार वर्सेस सुप्रिया सुले? आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हो? नहीं,
अभी सुप्रिया जी ने कहा होगा, लेकिन ठीक है। लेकिन आप अगर महाराष्ट्र में देख रहे हैं, खास करके बारामती में देख रहे हैं, जिस तरह से शरद पवार साहब जिस तरह का कैंपेन महाराष्ट्र में करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप देखेंगे अगर वो जो अभी जो कुछ बातें सुप्रिया जी के लिए कर रहे हैं, उन्होंने जिन लोगों को वो 25-25 साल मिले नहीं है, उनके घर नहीं गए, 50-50 साल कभी उनके साथ उनका संबंध नहीं रहा है, ऐसे लोगों के घरों पे भी खुद शरद पवार साहब जाकर सुप्रिया जी के लिए सपोर्ट की उनको मना रहे हैं। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बारामती में जो फाइट होने जा रही है वो इतनी आसान नहीं है सुप्रिया जी के लिए, क्योंकि जिस तरह का वातावरण अभी जो अजित पवार जी है उनका भी उधर जो काम करने का तरीका है, दूसरी जो महत्वपूर्ण जो बात है, जो नरेंद्र मोदी जी के वोट उनको करने की लोगों की मानसिकता है, तो इस सब बातें देखते हुए उतनी आसान लड़ाई सुप्रिया जी के लिए बारामती में नहीं है। और ये बात सही है कि शरद पवार साहब को जिस तरीके से बारामती में उधर घेर लिया गया है, तो ये तो बात होने वाली थी, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो अभी आसान नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है सर, चलते चलते ये भी बताते जाएं कि महाराष्ट्र में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की जो युति है, जिसको आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आपका कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा है, 48 सीटों में कितनी सीटें आएंगी सर मोदी जी के नाम? नहीं, ये अभी प्रिडिक्शन तो अभी तो पहला दौर शुरू हुआ है जी, कल से तो 5 दौर महाराष्ट्र आए। हाँ, वो तो अभी 5 दौर महाराष्ट्र में होने वाले हैं जी। तो अभी बहुत से बातें होने वाली है, अभी बहुत कैंडिडेट भी आने वाले हैं, कैंडिडेट भी जी, अभी कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुए। करेक्ट है योगेश खेरे साहब, आई थिंक वी लॉस्ट हिम। जी जी, बोलिए सर। जो आप बोल रहे थे वो आया नहीं, अभी और कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं हुए हैं, वहां तक आया, उसके बाद जो आपने बोला वो नहीं सुनाई नहीं दिया। जी बताएं। हाँ, जिस तरह का वातावरण बारामती में रहा है और शरद पवार साहब जिस तरह से जूझ रहे हैं सुप्रिया जी के लिए, जिन जगहों पर जिन व्यक्तियों के पास शरद पवार साहब पिछले 25 सालों से मिले भी नहीं है, उनके पास वो सपोर्ट मांगने के लिए जा रहे हैं सुप्रिया जी के लिए। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बारामती की जो लड़ाई है वो सुप्रिया जी के लिए आसान नहीं है। उधर का जो पूरा माहौल है, वो ग्राउंड का जो माहौल है, उधर ये भी है कि वो अभी पिछले 2 इलेक्शन में भी उनको बहुत बड़ी मार्जिन से जीत नहीं मिली है सुप्रिया जी को, और इस टाइम पे भी लोगों की जो भावना है वो नरेंद्र मोदी जी के कैंडिडेट को मतदान करने की है। तो उसका फायदा भी जो अजित पवार जी की जो सुनेत्राताई पवार है, वो जो कैंडिडेट है उधर, उनको मिलेगा। अजित पवार जी का बारामती में काम है, जो बारामती के बहुत से जो बड़े लीडर है वो महायुति के पास जुड़ चुके हैं। तो ये सारा जो इम्पैक्ट है, तो इस इम्पैक्ट से बारामती की लड़ाई सुप्रिया जी के लिए आसान नहीं है, और शरद पवार जी को बारामती में घेरने की जो कोशिश थी वो सक्सेस होती दिखाई दे रही। राइट, थैंक यू सो मच सर। योगेश खेरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑलवेज ए प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल रामनवमी थी, एक दिन के बाद भले ही, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस आने वाले चुनाव के लिए और आगे असेंबली इलेक्शंस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद। Well, that's just about it, Pradeep ji. बिल्कुल। As far as this show is concerned, yes, exactly. Except of course for the fact that the Aam Aadmi Party alleges that the what you were saying, that the prosecution's false claims, that the food list of Mr. Diet list of Mr. Arvind Kejriwal is a restless
That's a big wrestlers of बोले वो भी छोटे मोटे wrestlers नहीं इंडिया वो जो Super heavyweight. yes heavyweight super heavyweights WWF wrestlers के जो That's top right. freestyle Four eggs, पता नहीं कितने मैंगोज, कितने बनानास, कितनी मिठाई, पता नहीं क्या it could be पूरे हफ्ते का होगा पूरे हफ्ते he eats this the whole week. Have you seen his size, Arvind Kejriwal? I didn't even know that he has eggs. I thought he was a total vegetarian. If he has वो तो बनिया भाई. 4 eggs and if he has mangoes along with that, I think he'll go straight to the hospital. Yes. Because he's a diabetic already. That's 4 right. साल बैठे उसके बाद आम भी खाएंगे, grapes भी खाएंगे, nuts भी खाएंगे, fruits भी खाएंगे. और milkshake. Don't forget the milkshake with sugar. This is really and truly funny. Well, that's just about it for tonight's show, and all the very best to all of you for the elections tomorrow. The great festival of democracy begins tomorrow. कल से शुरू है लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला, यानी भारत की लोकसभा का चुनाव. लोकसभा 2024 begins tomorrow. We'll of course be here back with you tomorrow. कल शाम को हम होंगे आपके साथ. आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. घंटी भी आपने सुन ली जी, और सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन जो है उसके ऊपर जरा क्लिक करें so that you get all the notifications. As soon as we upload a video, you'll get it immediately. That's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर महादेव.